हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का झारखंड सामान्य अध्ययन की क्लास में। आज क्लास हमारी सेकंड है और ये क्लास आपकी झारखंड सीजीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है हम कवर कर रहे हैं झारखंड जीएस। और आपको पता होना चाहिए झारखंड सीजीएल में पेपर थर्ड जो होता है 2 घंटे का पेपर होता है। उसमें जो है 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट 120 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है झारखंड जीके का, यानी कि झारखंड स्पेशल। और ये क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग इस क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंह भूमि, यहाँ से जो है हमने कल यहाँ तक कंप्लीट किया था फर्स्ट क्लास में। आज जो हम सेकंड क्लास में यहाँ से कंप्लीट इसको जो करेंगे। तो यहाँ तक हमने किया था सिंह भूमि। सिंह भूमि के सिंह राजाओं के विषय में कई अभिमत प्रकट किए गए हैं। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी इजी हो। तो सिंह भूमि के सिंह राजाओं के विषय में कई अभियान प्रकट किए गए हैं। यहाँ इनकी जो है 2 शाखाओं के शासन करने का उल्लेख मिलता है। प्रथम शाखा क्या थी इनकी? प्रथम शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। इस शाखा का शासनकाल 8वीं शताब्दी से संभवतः 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक माना जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि ये पश्चिमी भारत से आए राठौर वंश के राजपूत थे और उन्होंने पोरहट राज्य की स्थापना की। उन पर बहुत दिनों तक छोटा नागपुर खास के नगरवासियों का प्रभाव बना रहा। दुर्भाग्यवश सिंह वंश की पहली शाखा के क्रियाकलाप का कोई वर्णन उपलब्ध नहीं है। दूसरी शाखा का शासनकाल 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू होता है। इस शाखा के प्रथम शासक के रूप में दर्प नारायण सिंह के नाम का जो है उल्लेख मिलता है। इसी शाखा के एक शासक काशीराम सिंह के काल में जो है वनोई क्षेत्र में पोरहट के नाम से नई राजधानी की स्थापना हुई। काशीराम के उत्तराधिकारी अच्युत सिंह के समय में जो है राज्य की आराध्य देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। आराध्य देवी कौन थी? पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। किसके शासनकाल में? अच्युत सिंह के समय में। नेक्स्ट है मानभूमि क्षेत्र के पंचायत राज्य की भी चर्चा इस काल में मिलती है। यह एक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य की उत्पत्ति और स्थापना के विषय में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार यहाँ के गौवंशी राजा गौमुख को शिकारियों के दल ने अरुण वन यानी कि आधुनिक पंचायत में जो है बच्चे के रूप में पाया था। बाद में उसे उन्होंने पाल पड़ोसकर जो है गांव का माझी और बाद में परगना 84 का राजा चुन लिया। अन्य कथा के अनुसार जो है बाल्यकाल में एक बालक कपिला पहाड़ में रहने वाली कपिला गाय के साथ जंगलों में घूमता रहता था। अंततः वह राजा बन गया और पंचकोल के किले का निर्माण कराया। क्योंकि उसका चुनाव 5 राजाओं ने मिलकर किया था, अतः नवनिर्मित किला पंचकोट कहलाया और राजा गोमुखी नाम से विख्यात हुआ। ये जो है झारखंड के प्राचीन काल में जो राजा हुए थे उनके बारे में जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल राजाओं की पारस्परिक शत्रुता का छोटा नागपुर की राजनीति तथा सांस्कृतिक पर भी जो है प्रभाव पड़ा। इनमें से कोई न कोई शासक अवसर पाकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता था। घाघरा थाना स्थित हापा मुनि गांव का महामाया मंदिर, ये जो है मैं बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। हापा मुनि गांव का जो है महामाया मंदिर उसका प्रमाण है। इस मंदिर का निर्माण गंजघट राज ने महाराष्ट्र निवासी गुरु हरिनाथ द्वारा करवाया था। तो पूछ लिया जा सकता है आपसे महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है हरिनाथ द्वारा करवाया गया था। गुमला चैनपुर के निकट टांगीनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ था। कौन सा? टांगीनाथ का मंदिर कहाँ पे है? गुमला चैनपुर में। गुमला चैनपुर में टांगीनाथ का मंदिर भी जो है इसी प्रसिद्धि में जो है निर्माण करवाया गया था और इसी काल में हुआ था। और दूसरी ओर चतरा जिले के जो है दूसरी तरफ जो है चतरा जिले के इटखोरी नामक स्थान पर महेंद्रपाल के शिलालेख से सिद्ध होता है कि 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गुज्जर प्रतिहारों ने छोटा नागपुर के सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अंततः पाल शासकों के कमजोर हो जाने के कारण छोटा नागपुर के विभिन्न राज्य उनके आक्रांत किए जाने से बच गए। पूर्व मध्यकाल के उपयुक्त वर्णित राज्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों जैसे कि रामगढ़, कुंडा, कैंदी, छैं और खगड़िया का भी वर्णन मिलता है। ये सभी राज्य आज के हजारीबाग जिले में अवस्थित हैं।
प्राचीन काल का अंत होने तक जो है छोटा नागपुर का क्षेत्र भारतीय इतिहास की गतिविधियों में सुरक्षित रहते हुए भी बाह्य जगत से अप्रभावित नहीं रह सका। धनबाद जिला अंतर्गत गोविंदपुर में स्थित कवि गंगाधर 1373 से 78 ईस्वी द्वारा रचित प्रस्तर शिलालेख एवं हजारीबाग स्थित दूधपानी से प्राप्त 8वीं सदी के शिलालेख से इस बात की पुष्टि होती है। विभिन्न शासकों के विषय में उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि पूर्व मध्यकाल में छोटा नागपुर में अनेक छोटे बड़े राज्य थे, किंतु इनमें प्रधानता जो है नागवंशी राज्य की थी। 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कलचुरी नरेल लक्ष्मीकर्ण एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था। नागवंश के गंधर्व राज्य का वह समकालीन था। नागवंशी राजाओं में भीमकर्ण भी एक शक्तिशाली शासक था। नागवंशी राजाओं का यह उपाधि परिवर्तन राय से जो कर्ण संभवतः लक्ष्मीकर्ण के वंशजों पर नागवंशियों की विजय का मित्रता का परिचायक है। नागवंशियों से इसकी पुष्टि होती है। भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण कराया था, जो आज भी है। भीम ने जो है सरगुआ के रक्षिलों को बुरी तरह हराया था और उनसे वासुदेव राय की मूर्ति भी छीन ली थी। सल्तनत कालीन झारखंड। अब यहाँ पे हम सल्तनत कालीन झारखंड को देखेंगे। सामान्यतः सल्तनत काल में झारखंड में मुसलमानों का प्रवेश केवल शत्रुओं का पीछा करते हुए अथवा बंगाल उड़ीसा जाते या वहां से लौटते समय हुआ। सल्तनत काल में झारखंड पर छिटपुट बाहरी आक्रमण हुए और इन बाहरी आक्रमणों के बावजूद झारखंड सल्तनत काल में सदैव स्वतंत्र बना रहा। वीरभूमि पश्चिमी बंगाल के राजा द्वारा सिंहभूमि पर आक्रमण, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक वया द्वारा हजारीबाग पर आक्रमण 1340 में तथा उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति 1300 इसमें कपिलेंद्र गजपति ने जो है 1435 से 70 ईस्वी में और द्वारा संथाल परगना पर आक्रमण आदि का कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार यदि झारखंड पर हुए छिटपुट बाहरी आक्रमणों को छोड़ दिया जाए तो पूरे सल्तनत काल में झारखंड की स्वतंत्र सत्ता अक्षुण्ण बनी रही और यहाँ के राजागण बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के निर्बाध शासन करते रहे। 1202 से लेकर 3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया और उदंतपुरी नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट भ्रष्ट किया और भारी खून खराबा भी किया था। फलस्वरूप गैर मुस्लिम जनता ने प्राणों की रक्षा के लिए झारखंड में शरण लेना शुरू कर दिया। इस तरह झारखंड में नवीन निर्जातीय तत्वों का समावेश हुआ। इन आक्रमणों के दौरान बख्तियार को बंगाल पहुंचने के मार्गों का पता चला जो झारखंड से होकर गुजरता था। उसने जो है 1204 से 5 ईस्वी में झारखंड के रास्ते से गुजरकर बंगाल के सैन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया। गुलाम वंश कालीन झारखंड 1206 से 90 ईस्वी तक। इसको देखते हैं हम। तो गुलाम वंश में जो झारखंड का इतिहास है वो इस प्रकार है। आदि तुर्क गुलाम वंश के सुल्तानों इल्तुतमिश 1211 से 36 ईस्वी में, बलबन 1265 से 86 में के समय में जो दक्षिण बिहार में व्याप्त उथल पुथल का थोड़ा बहुत प्रभाव ही झारखंड पर पड़ा, क्योंकि ऐसी जानकारी मिलती है कि नागवंशी शासक हरिकर्ण अपने राज्य का शासन कुशलतापूर्वक चलाता रहा। खिलजी वंशकालीन झारखंड 1290 से 1320 ईस्वी। खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के सेनापति छज्जू मलिक ने जो है नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। 1310 ईस्वी में जो है इसको विवश कर दिया था। नेक्स्ट है तुगलक वंशकालीन झारखंड 1320 से 1412 ईस्वी में। तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी में सेनापति मलिक वया हजारीबाग क्षेत्र के चाई चप्पा तक आ पहुंचा था। कहाँ तक? चाई चप्पा तक। जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में 1340 में हुआ। इब्राहिम अली बीघा के किले पर जो अधिकार कर लिया। इब्राहिम अली ने जो है बीघा के किले पे जो अधिकार कर लिया था। परिणाम स्वरूप वहाँ के संथाल अपने सरदार के साथ जान बचाकर भाग निकले और मोहम्मद बिन तुगलक के उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक 1351 से 88 ईस्वी ने वर्चस्व की लड़ाई में बंगाल के शमशुद्दीन इलियास शाह को पराजित किया और हजारीबाग के सतगावा क्षेत्र में एक बहुत बड़े इलाके को जीत लिया तथा सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया। किसने जीत लिया था? तो ये जीत लिया था फिरोज शाह तुगलक ने। वहीं 1359 से 1360 ईस्वी की बात है, किंतु फिरोज शाह तुगलक या उसके उत्तराधिकारी सतगावा से आगे छोटा नागपुर खास में नहीं बढ़ सके और वहां का नागवंशी शासक शक्तिशाली शासक बना रहा।
सैयद समकालीन झारखंड 1412 से 51 ईस्वी। तुगलक वंश के उत्तराधिकारी वंश सैयद वंश के सुल्तानों ने झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लोधी वंशकालीन झारखंड 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश के सुल्तान अपेक्षाकृत कमजोर सुल्तान थे और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव क्षेत्र सिमटकर बहुत कम रह गया था, इसीलिए वे झारखंड में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं थे। लोधी वंश के सुल्तानों के काल में छोटा नागपुर खास पर शासन करने वाले नागवंश राजाओं के नाम थे प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण। झारखंड लोधी सुल्तानों के हस्तक्षेप से तो बचा रहा, लेकिन उसे लोधी वंश के समकालीन वंश उड़ीसा के गजपति वंश के कहर कर सामना करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति 1435 से 70 ईस्वी, जो कि उड़ीसा के अंतिम गंग राजा का मंत्री था, ने उड़ीसा में एक नए राजवंश गजपति वंश की स्थापना की। कपिलेंद्र गजपति के नेतृत्व में उड़ीसा राज्य दक्षिण पूर्वी भारत का एक महाशक्ति बन गया। उसने जो है संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भाग पर जो है कब्जा जमा लिया। इस प्रकार झारखंड के कुछ भाग पर कपिलेंद्र गजपति का शासन स्थापित हो गया और इसी तरह आदिल शाह द्वितीय, आदिल खान द्वितीय 1457 से 1501 ईस्वी तक जो है झारखंड पर अपना देखते क्या खानदेश का जो एक अत्यंत शक्तिशाली शासक भी था और उसने विपुल शक्ति संगठित कर ली और उसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा। इस प्रकार जो है ये दोनों जो राजा थे, शासक थे, ये जो झारखंड तक आ पहुंचे थे। अब यहाँ पे जो है मुगल कालीन झारखंड के बारे में देख लेते हैं। मुगल काल में झारखंड में छोटे बड़े राज्यों की संख्या में और वृद्धि हुई। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि रक्सौलों को जो पराजित कर चेरों ने पलामू में एक नए राजवंश की स्थापना कर ली। फिर भी झारखंड मुस्लिम अतिक्रमण से बचा हुआ था। अंततः इसमें मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग शेर खां ने प्रशस्त किया। शेर खां का रोहतासगढ़ पर अधिकार 1538 ईस्वी में हो चुका था, किंतु जब वह किसी सैन्य अभियान में रहता अथवा विपत्तियों में फंसा रहता तो चेरों लोग झारखंड के जंगलों से निकलकर किसानों को सताते या बंगाल जाने वाले मार्ग पर यात्रियों को साथ लूटपाट करते या कभी कभी शेरशाह के सैनिक शिविरों में भी लूटपाट मचाते। अतः शेरशाह के लिए इनका दमन करना आवश्यक था। शेरशाह का मुगलों से संघर्ष के क्रम में यह क्षेत्र उसका आश्रय स्थल था, अतः इस क्षेत्र के महत्व को समझ रहा था। कौन? शेरशाह। बाबर हुमायूं कालीन झारखंड की बात करते हैं तो मुगल बादशाहों में बाबर 1526 से 30 ईस्वी एवं हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी के शासनकाल में झारखंड उनके प्रभाव क्षेत्र के दायरे से बाहर था। इसीलिए झारखंड के क्षेत्रीय राजा बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के निर्बाध शासन करते रहे। चूंकि बाबर ने अफगानों को अपदस्थ कर मुगल वंश की स्थापना की थी, इसीलिए अफगान बिहार बंगाल में रहते हुए फिर से शक्ति जुटाकर मुगलों से टक्कर लेने की फिराक में थे। इस प्रकार बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल बन गया था। हुमायूं मुगल अफगान संघर्ष के दौरान एक मौके पर भुरकुंडा हजारीबाग जिला तक घुस गया था। हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र सबसे बड़े शत्रु शेरशाह ने जो मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी में इस क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के 30वें वर्ष में जो है सर्वप्रथम मुगलों का झारखंड के साथ सैनिक संघर्ष शुरू हुआ। इसके पूर्व के 45 वर्षों में केवल इतना ही होता था कि मुगलों द्वारा दबाव डालने पर अफगान विद्रोही यहाँ के जंगलों में आश्रय लेते थे और मुगल पीछा करते झारखंड तक पहुँच आते। अकबर के शासनकाल में झारखंड में प्रमुख 3 शासक वंश थे, कोकरह के नाग वंश, पलामू के चेरो वंश तथा सिंहभूमि के सिंह वंश। अकबर के काल में मुगलों ने इस क्षेत्र पर ध्यान राजनीतिक, सामरिक और कुछ आर्थिक कारणों से दिया। इस क्षेत्र पर अधिकार हो जाने से मुगल सेना के लिए हाथियों की समस्या दूर हो गई। संभवतः इस क्षेत्र के शंख नदी से हीरे की भी प्राप्ति होती थी। किस नदी से? शंख नदी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शंख नदी से हीरे की जो है प्राप्ति होती थी। अतः इस क्षेत्र को मुगल अपने अधीन लाने के लिए उत्सुक थे। 1585 ईस्वी में मुगल सेना ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और इस समय कोकरह का राजा मधुकर्ण शाह था। ऐसा लगता है कि उसे बंदी बनाकर शाही दरबार में भी पेश किया गया होगा। यहाँ उसके नम्र स्वभाव के कारण बादशाह ने उसे पुनः कोकरह भेज दिया। इस तरह 16वीं शताब्दी के अंत तक
कोकरह की तटस्थता भंग हो चुकी थी और यह क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में आ चुका था और उन्हें वार्षिक कर भी देने लगा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ का राजा मुगलों का विश्वस्त अधीनस्थ बन गया था और जैसा कि उड़ीसा अभियान के समय उसके द्वारा मुगलों को दी गई समस्या से स्पष्ट है। जहांगीर के शासनकाल में जो झारखंड संबंधों के इतिहास में एक सर्वदा नवीन युग का आरंभ हुआ, विशेषतः मुगल नागवंशी और मुगल चेहरों के संदर्भ में। जहांगीर को भी झारखंड से मिलने वाले हीरे के विषय की जानकारी थी। इस बात का उल्लेख उसने अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में किया हुआ है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मुगलों के अधीन और औरंगजेब के काल में भी झारखंड का विशेष महत्व यहाँ पे देखने को मिलता है। शाहजहां के काल के प्रथम चरण में यहाँ का शासक दुर्जनशाल था और दुर्जनशाल ने कैद से मुक्त होने के बाद कोकरह को लगभग 13 वर्षों तक शासन किया और यहाँ लौटने पर उसने अपनी राजधानी खुखरा की जगह सामरिक दृष्टि से सुरक्षित स्थान दोहसा को बनाया था। औरंगजेब शासनकाल में झारखंड प्रदेश भी भारत के अन्य भागों की तरह जो है उसकी साम्राज्यवादी मानसिकता का शिकार हुआ और अपने समय में उसने इस क्षेत्र से जो है और निकट संबंध स्थापित किए। साथ ही मानभूम तथा शेभूम जैसे जो क्षेत्र तब तक लगभग अछूते रहे थे अब वार्षिक कर देने के लिए बाध्य किए गए। तो यहाँ से जो है इन लोगों ने टैक्स भी वसूल किया था। औरंगजेब के शासन के प्रारंभिक वर्षों में पलामू का चेरो राजा मेदिनी राय था और उसने जो है 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक जो है राज्य किया। संभवतः शुरू में उसने जो मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी की लड़ाई का उसने जो भरपूर फायदा उठाया। चेरो अपनी परंपरागत मुगल विरोधी नीति की ओर लौट चुके थे और अपने सुरक्षित आश्रय स्थल के कारण मुगल प्रदेशों पर आक्रमण कर लूटपाट मचाना शुरू कर दिया था। वस्तुतः इस स्वतंत्र प्रिय जाति को मुगलों का नामात्र का आधिपत्य भी स्वीकार नहीं था। 23 अप्रैल 1660 से पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध लंबा सैन्य अभियान शुरू हुआ था। किसका? औरंगजेब के साथ। यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। यहाँ पे ये देख लो आप, पलामू विजय के बाद जो है वहां पर फौजदार के रूप में मनकली खां को नियुक्त किया गया था 1666 ईस्वी में। मनकली खां उत्तर मुगलकालीन झारखंड, इसमें भी जो है छोटा नागपुर जो है खास का नागवंशी शासक रामशाह 1690 से 1715 परवर्ती मुगल बादशाहों में प्रथम बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 12 ईस्वी का समकालीन था। यहाँ पे जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इनसे अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो एमसीक्यू में जो हम उसको देखेंगे प्रीवियस ईयर के आधार पे। बाकी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ प्रारंभिक विद्रोह हैं, इन विद्रोहों को देख लेते हैं। फर्स्ट है ढाल विद्रोह 1767 से 77 ईस्वी तक। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सर्वप्रथम सिंहभूमि की ओर से हुआ। उनके विरुद्ध प्रथम विद्रोह भी इसी क्षेत्र में हुए। 1767 ईस्वी में सिंहभूमि में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढाल भूमि के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ। यह विद्रोह 10 वर्षों तक चला। अंततः 1777 ईस्वी में जब कंपनी सरकार ने जगन्नाथ ढाल को पुनः ढाल भूमि का राजा स्वीकारा तब जाकर विद्रोह शांत हुआ। इस तरह सामंती नेतृत्व में हुए जनजातीय किसानों के इस विद्रोह ने आंशिक सफलता प्राप्त की थी। चुआरों का विद्रोह काफी इंपोर्टेंट है, भारतीय इतिहास में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपोर्टेंट है। चुआरों का विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी। अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुआर अर्थात दुर्व्रत और नीच जाति कहते थे, इसीलिए इनके विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा गया।
चुआर जंगल साफ कर खेती करते, पशु पक्षियों का शिकार करते और जंगल में पैदा होने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। उनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी सिपाही का काम करते थे। वेतन के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी जो पाइकान जमीन कहलाती थी। अंग्रेज शासकों ने कब्जा जमाते ही चुआरों की पुश्तैनी जमीनें छीन कर नए जमींदारों के हाथों बेचना और इन जमींदारों के साथ मिलकर नई प्रजा बसाना शुरू किया। साथ ही पाइकों को हटाकर बाहर से लाकर पुलिस को उनकी जगह नियुक्त किया। इससे हजारों पाइक जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन सब कुछ खोकर दर दर की ठोकरें खाने लगे। इन पाइकों, सिपाहियों और किसानों की सम्मिलित शक्ति ने जो है विद्रोह की वह आग लगा दी जिसे बुझाना अंग्रेज शासकों के लिए बड़ा कठिन काम हो गया। इसके अलावा अंग्रेज शासकों ने बेशुमार बढ़ाए गए राजस्व को चुकाने में असमर्थ हो गए। जमींदारों के हाथ से जमीन छीन ली थी। जमीन खो चुके जमींदारों में से कुछ इस विद्रोह में शामिल हुए। यह विद्रोह अकाल लगान में जो है वृद्धि, जमीन की नीलामी एवं अन्य आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया। चुआर विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम है रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, मोहन सिंह आदि। रघुनाथ महतो ने 1769 ईस्वी में नारा दिया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है ना। तो ये नारा जो है रघुनाथ महतो ने दिया था 1769 में। उसके बाद यहाँ पे जो है चुआर विद्रोह के दमनकर्ताओं के नाम है लेफ्टिनेंट नन, कैप्टन फॉरबिस, लेफ्टिनेंट गुडियार आदि। करीब 30 वर्षों तक चुआरों के उपद्रवों के कारण पूरे इलाके में अशांति बनी रही। कंपनी सरकार ने समझ लिया कि पाइकों, किसानों व जमींदारों को कुछ सुविधाएं जैसे पाइकों को उनकी जमीनों की वापसी, राजस्व बाकी पड़ जाने पर जमींदारों की जमीनों की नीलामी पर रोक, जमींदारों एवं घट वालों के पुलिस अधिकारियों की पुनर्स्थापना आदि दिए बगैर इलाके में शांति संभव नहीं है। अतएव 6 मार्च 1800 ईस्वी को जो है एक प्रस्ताव द्वारा जमींदारी घटावली पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया और 13 दिसंबर 1805 ईस्वी को इस व्यवस्था को कंपनी सरकार की स्वीकृति भी मिल गई। गैर आदिवासी दरोगाओं के स्थान पर स्थानीय लोगों की पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्ति से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी। जंगल महाल जिला के बनाए जाने के बाद 25 वर्षों तक 1805 से 30 ईस्वी के अपेक्षाकृत मानभूमि क्षेत्र में अशांति व्यवस्था बनी रही। अब नेक्स्ट हम जो है कल देखेंगे चेरो विद्रोह 1770 से 71 ईस्वी से यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे। और आप लोग जो है दोनों लेक्चर को अच्छे से रीड कीजिए। आप अगर इसको सुन ही लेंगे तो आपका जो है डेफिनेटली जो क्वेश्चन आएगा तो वो आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है 28 जनवरी को होने वाला है झारखंड CGL का।